आज हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में समझेंगे। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी वर्तमान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यदि देखा जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। आज हम लोग एक संक्षिप्त इसकी परिभाषा, इसका संक्षिप्त इतिहास किस प्रकार से रहा है, साथ साथ में इसके अनुप्रयोग के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से और हमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना जरूरी है और जिस पे कई प्रकार के संभावित प्रश्न जो बनते हैं उन सभी संभावित प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी क्या है। यदि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत यदि बात की जाए तो जैव प्रौद्योगिकी बेसिकली आप लोगों के दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव धन प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी से मतलब ही यही है कि सजीवों अर्थात पादपों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त पदार्थों का इस प्रकार से उपयोग करना कि जिससे मानव के लिए उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जा सके। ठीक है, एक तो ये साधारण से परिभाषा आप लोगों की हो गई। ठीक है, और यदि देखा जाए तो जैव प्रौद्योगिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो जैव प्रौद्योगिकी शब्द सबसे पहले कार्ल इरेकी के द्वारा इसका नाम दिया गया था। कार्ल इरेकी कौन थे, तो कार्ल इरेकी आपके हंगरी के एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द को बताया था। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने एक बात करी कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। यदि इसके संक्षिप्त इतिहास की बात की जाए तो मोटे तौर पर हम लोग इसको 4 चरणों में देखकर हम लोग समझते हैं। जैसे यदि इसका पहला चरण की बात की जाए जो कि आप लोगों की 19वीं सदी से पूर्व तक का यदि हम लोग इस क्षेत्र में बात की जाए तो ये पूरा समय ऐसा था जिस समय पर जितनी भी चीज़ें थी वो केवल अनुभव पर आधारित थी। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई ज्ञान था तो वो अधिकांश रूप से अनुभव पर आधारित था। जैसे यदि दूध से दही बनाना है तो वो भी अनुभव पर आधारित था। इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये लैक्टिस बैक्टीरिया या फिर किसी बैक्टीरिया के माध्यम से ये चीज़ हो रही है, लेकिन ये सब चीज़ आपके अनुभव पर आधारित होती थी। जैसे ब्रेड का निर्माण करना हो या फिर ढोकले बनाना हो तो खमीर जो होता था वो एक कवक का रूप होता था, लेकिन उसकी एक वैज्ञानिक जानकारी हमारे पास में नहीं हुआ करती थी और वो जानकारी भी जो थी वो केवल अनुभव पर आधारित थी। द्वितीय चरण वो होता है जिसमें रॉबर्ट कोच और इसी प्रकार के अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा उस समय पर इसके बारे में खोज की गई कि किस प्रकार का जीवाणु होते हैं, किस प्रकार के कवक होते हैं। तो जब इसके बारे में जानकारी बढ़ना शुरू हुई तो जीवाणु और कवक विज्ञान के आधार पर इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर किया जाना शुरू हुआ। देखिए, यही आप लोगों की प्रौद्योगिकी है, अर्थात जीव विज्ञान से संबंधित सिद्धांतों का उपयोग करते हुए उसे मानव उपयोगी वस्तुओं या फिर सामग्रियों का निर्माण करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में भी आपको समझाया था। तो द्वितीय चरण के अंतर्गत जीवाणु एवं कवक ज्ञान पर आधारित चीजों को हम लोगों ने शामिल किया था। तृतीय चरण की यदि बात की जाए तो तृतीय चरण आप लोगों का था प्रतिजैविक आधारित अर्थात एंटीबायोटिक्स। इस समय पर जाकर हम लोग देखते हैं 1929 में सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था जो कि पेनिसिलिन नाम का था। ठीक है ना, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निर्मित किया था। उसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऐसे अन्य प्रकार के एंटीबायोटिक्स का निर्माण होना शुरू हुआ। चतुर्थ चरण पर यदि बात की जाए तो जिसमें वर्तमान में 21वीं सदी पर जिसपे सबसे ज्यादा जैव प्रौद्योगिकी अभी चल रही है वो है आप लोगों का अनुवांशिक आधारित। अनुवांशिक आधारित का मतलब ही यहां पर यही हो चुका है कि जहां पर आपका अधिकांश रूप से जो जैव प्रौद्योगिकी है वो कहीं ना कहीं अनुवांशिकी आधारित अर्थात जेनेटिकली इंजीनियरिंग से ज़्यादा आप लोगों की संबंधित है, जहां पर किसी जीन के उपचार के द्वारा जीन का संशोधन करके या फिर जीन को किसी में ट्रांसप्लांट करके किसी भी अपने उपयोगी वस्तु का निर्माण करना। अर्थात यहां पर जो मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो होता है आप लोगों का जीन। जीन क्या चीज़ होती है, जिसको आप लोग जानते हैं कि किसी भी डीएनए के अंतर्गत क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन जो कि किसी भी व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक इकाई के रूप में भी दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रोटीन का संश्लेषण भी यदि होता है तो जीन के माध्यम से ही उस प्रोटीन के संश्लेषण के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं होती है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार, जेनेटिकली मॉडिफाइड्स आप लोगों की फसलों का निर्माण, ये सभी चीज़ें हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो अनुवांशिक संशोधन पर आधारित ही आप लोगों की चीज़ें होती है। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वर्तमान में यदि जैव प्रौद्योगिकी को यदि क्षेत्र के आधार पर बांटा जाए तो वो 2 आधार पर होगा। पहला होता है अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी और दूसरा होता है गैर अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी। ये कैसे,
ये मैंने आप लोगों को समझा है कि आजकल यदि देखा जाए तो मैक्सिमम फोकस जो है वो अनुवांशिकी जीव प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जैसे जीन अभियांत्रिकी, जीन थेरेपी, क्लोनिंग, स्टेम सेल्स आदि आदि। ये जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो सभी आप लोगों के अनुवांशिक जीव प्रौद्योगिकी पर आधारित है, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग्स आदि। वहीं पर यदि गैर आनुवंशिक जीव प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो जैसे विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं या फिर कवकों का उपयोग करके औद्योगिक उत्पादन करना, उत्तक संवर्धन, ऐसी जितनी भी चीजें जो आप लोग पढ़ेंगे वो आप लोगों की बेसिकली गैर आनुवंशिक जीव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में यदि बात की जाए तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी की शुरुआत कब से की गई, यदि देखा जाए तो गवर्नमेंट के स्तर पर 1986 से, ध्यान रखिएगा 1986 से सबसे पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक पृथक विभाग के रूप में इसको शामिल किया गया। यहीं से एक तरीके से देखा जाए तो भारत ने अपने आप को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाना शुरू करें। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 1986 के बाद में इस विभाग के अंतर्गत अर्थात जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ही कई प्रकार के स्वायत्त संस्थानों की स्थापना की गई। और इन स्वायत्त संस्थानों के माध्यम से हम लोगों ने इस जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में लगातार रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहां से हम लोगों ने शुरुआत करी, इसको हम लोग आगे एक स्लाइड के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए। प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए विभिन्न स्वायत्त संस्थानों का गठन किया गया। जैसे कुछ की हम यदि चर्चा करें, जैसे राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय वनस्पति जीनोम अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस भुवनेश्वर, जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान इम्फाल, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल्स बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन बेंगलुरु। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि अनुप्रयोग के स्तर पर यदि हम लोग देखें तो अनुप्रयोग के स्तर पर आपका प्रश्न निश्चित बनता है, और ये अलग अलग भी आ सकता है और एक बड़ा प्रश्न आप लोगों को सम्मिलित रूप से भी आ सकता है। जैसे हम लोग कृषि और जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में, अपराध विज्ञान के क्षेत्र में, और पशुपालन, पर्यावरण एवं उद्योग एवं अन्य क्षेत्र में। तो इस प्रकार से अनुप्रयोग के स्तर पर इन अलग अलग क्षेत्रों पर प्रश्न तो आ ही सकते हैं, साथ साथ में एक सम्मिलित रूप से ही प्रश्न आ सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों के ऊपर एक विस्तृत निबंध लिखिए, या फिर इस प्रकार का कोई सा दूसरा प्रश्न। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे परजीवी फसलें, आप लोगों को इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा। जैव उर्वरक क्या होते हैं, जैव कीटनाशक क्या होते हैं। इसी प्रकार से हमें क्लोनिंग के बारे में पढ़ना है, स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ना है, टेस्ट ट्यूब बेबी, जीन चिकित्सा, जीन एडिटिंग, मानव जीनोम परियोजना, ये सभी के सभी हम लोग स्वास्थ्य एवं जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। अपराध विज्ञान के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, हमें इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। पशुपालन, पर्यावरण और उद्योग के अंतर्गत यदि विभिन्न टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो जैसे जीनोमिक्स, जैव संवेदक, जैव उपचार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ऊतक संवर्धन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। साथ में अब हम लोग देखते हैं कि इन पूरे टॉपिक्स के ऊपर किस प्रकार के संभावित प्रश्न बन सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, इस पर हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम लोग देखें तो इसके परिभाषा, संक्षिप्त इतिहास, सामान्य अवधारणा और इसके क्षेत्र संबंधी यदि कुछ प्रश्न जो हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग से आपको 3 मार्कर, 6 मार्कर और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के अनुसार इसको डिवाइड नहीं कराया। मैं यहाँ पर सीधे आपको प्रश्न बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी से क्या आशय है, भविष्य के संदर्भ में जैव तकनीकी के अनुप्रयोगों तथा कार्य क्षेत्र पर प्रकाश डालें। दूसरा प्रश्न, आनुवांशिकी जैव प्रौद्योगिकी और गैर आनुवांशिकी जैव प्रौद्योगिकी में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न, भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्य एवं भारत के संदर्भ में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाइए। चौथा प्रश्न, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से क्या आशय है। ठीक है, तो ये आपके पहले टॉपिक से संबंधित प्रश्न।
यदि हम लोग देखें तो इसके अनुप्रयोगों में सबसे पहले देखें तो कृषि और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों पर 2 पंक्तियों में या फिर संक्षिप्त रूप से इसका उत्तर दीजिए। ए, परजीवी फसलें, बी, जैव उर्वरक, सी, गोल्डन राइस और डी, बीटी कपास। इन पर आप लोगों को एक संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है, जिसमें आप लोगों को संक्षिप्त में इसके उत्तर लिखना है, लगभग 20 से 30 शब्दों में। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, परजीवी फसल से क्या आशय है? परजीवी फसलों के कृषि क्षेत्र में लाभ के साथ संभावित खतरों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। अगला आप लोगों का अनुप्रयोग का क्षेत्र स्वास्थ्य एवं चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी, जिस पे सबसे ज़्यादा आप लोगों के प्रश्न संभावित होते हैं। जैसे पहला प्रश्न आप लोगों का शॉर्ट प्रश्न वाले ही है, निम्नलिखित प्रश्नों पर 2 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। जैसे जीन चिकित्सा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ब्रेन मैपिंग, आईवीएफ तकनीक, क्लोन, क्रिस्पर 9। ठीक है। इसके बाद में स्टेम कोशिकाएं क्या है, इसके प्रकार एवं तकनीक संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें। क्वेश्चन 3, मानव जीनोम परियोजना क्या है तथा इससे होने वाले लाभ एवं हानियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पुनर्संयोजक डीएनए तकनीक क्या है। क्वेश्चन 5, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसके अनुप्रयोग पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोनिंग क्या है, इसके प्रकार एवं तकनीक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7, कृत्रिम परिवेशी निषेचन तकनीक क्या है, इसकी प्रक्रिया को समझाते हुए इसके लाभ को रेखांकित करिए। क्वेश्चन नंबर 8, जीन उपचार क्या है, इससे होने वाली लाभ हानियों पर चर्चा करें। इसके बाद में अपराध विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी आपके कुछ संभावित प्रश्न हो सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर यदि हम लोग चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका अपराध विज्ञान के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग एवं महत्व को रेखांकित करिए। पर्यावरण और पशुपालन व अन्य से संबंधित पर यदि हम लोग चर्चा करें तो जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे पहला आपका आएगा जैव संवेदक, बी जैसे जैव चिन्हक, जैव निक्षालक और जैव आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनता है, सतत विकास के लक्ष्य प्राप्ति में जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार से सहायक सिद्ध करें। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं पशुपालन के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग टिप्पणी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक के ऊपर क्या क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में हमने समझा। अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग विभिन्न प्रकार की जैव तकनीक और उनके अनुप्रयोग क्षेत्र के अंतर्गत उनका क्या महत्व है, उनके संभावित खतरे क्या हैं, इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है। यदि आप लोग आगे के लेक्चर्स यदि देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।